हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू एसक्यूएल सीरीज। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि मैं आपको सिखाने वाला हूं एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ जिसका नाम है मालती गौरी। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। इस डेटा सेट के अंदर आपको मिलेगा कस्टमर टेबल जिसमें कस्टमर की डिटेल्स होंगी, एक ऑर्डर टेबल जिसमें सारे ऑर्डर्स का रिकॉर्ड होगा, और एक प्रोडक्ट्स टेबल होगा जिसमें प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल कंपनीज अपना डेटा मैनेज करती हैं। इस सीरीज में हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ सीक्वल कोड लिखना ही नहीं आएगा, बल्कि ये भी समझ आएगा कि किस सिचुएशन में कौन सा क्वेरी लिखना चाहिए और आपने अपने क्वेरी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। और बिलीव मी, ये चीज आपको जॉब रेडी बनाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री में आज के टाइम सीक्वल एक मस्ट हैव स्किल है। चाहे आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, डेटाबेस इंजीनियर हो, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो या डेटा एनालिस्ट हो, एसक्यूएल हर जगह यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हम लाइन बाय लाइन सीखेंगे और समझेंगे कि डेटाबेस और एसक्यूएल को रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे हम माई सीक्वल में इस फाइल के मदद से मालती गौरी ई कॉमर्स डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उस डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट टेबल कौन से हैं और उन टेबल में कैसी कैसी जानकारी है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सीक्वल क्या है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इस पूरे सीरीज में हम एक ई कॉमर्स डेटाबेस का यूज करेंगे जो कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जिसके साथ आपकी लर्निंग काफी स्पीडली और प्रैक्टिकल भी होगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस से सीक्वल की मदद से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फर्दर एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में हम सीक्वल कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे और कुछ बेसिक क्वेरी लिखेंगे जिससे हम डेटाबेस से डेटा फेच कर सकें और उनको यूज कर सकें। चलिए समझते हैं कि सीक्वल है क्या। कुछ लोग इसको एसक्यूएल भी बोलते हैं और सीक्वल भी बोलते हैं। सीक्वल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिजाइन किया गया है डेटाबेस से बात करने के लिए। सीक्वल एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे माई सीक्वल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल और एसक्यूएल लाइट पे भी यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल एक हाईली ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, मतलब इसका सिंटैक्स बिल्कुल इंग्लिश जैसा है। आप डे वन से ही इसमें काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सीक्वल का यूज डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस हर जगह यूज होता है। मतलब जहां भी आपको डेटा फेच करना हो डेटाबेस से, सीक्वल का यूज डेफिनेटली होता है। अब चलिए हम समझते हैं कि सीक्वल ही क्यों। अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस टीम में हो या फिर आप किसी मशीन लर्निंग प्रोफाइल में हो, आप वेब डेवलपमेंट में हो, ऐप डेवलपमेंट में हो या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आपको डेटा चाहिए और डेटा लाने के लिए हमको सीक्वल लैंग्वेज की मदद लगती है ताकि हम फर्दर उसका यूज कर सकें। अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज करते हो तो आपको डेटा की जरूरत है कोई भी विजुअलाइजेशन बनाने के लिए। वैसे ही मशीन लर्निंग में आप अपना मॉडल डेटा पे ही ट्रेन करते हो। वेब डेवलपमेंट और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी सीक्वल का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल है। अब चलिए हम समझते हैं कि इस पूरी सीरीज में हम माई सीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोड लिखेंगे। ऐसा क्यों? पहला कि ये एक ओपन सोर्स है, दूसरा ये फ्री है। अगर आपने इस पे कोड लिखना सीख लिया तो आप किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो ओरेकल हो, सीक्वल सर्वर हो, पोस्टग्रेस हो या AWS का अमेजन रेडशिफ्ट हो या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का बिग क्वेरी हो, अगर आपने इस पे कोड लिखना सीख लिया तो आप किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे ट्रांजिट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी सीक्वल सर्वर यूज करता हो, आप इजीली ट्रांजिट कर लेंगे और पहले दिन से कोड लिखना शुरू करेंगे। अब चलिए समझते हैं कि माई सीक्वल कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जैसा मैं आपको बता दूं, माई सीक्वल फेसबुक में, ऊबर में, स्पॉटिफाई में और बड़ी बड़ी अदर कंपनीज में यूज होता है। इंडिया में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फ्लिपकार्ट और मैनी मोर कंपनीज में यूज होता है। अब चलिए हम समझते हैं कि सीक्वल किस तरीके की लैंग्वेज है। देखिए, पाइथन, जावा, सी ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सीक्वल एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है कि हमको कैसे जाना है, कैसे डेटा फेच करना है,
क्या हमको लाइन बाय लाइन करना है या फिर एक साथ करना है। आपको हर एक स्टेप में प्रोसीजर देना पड़ता है कि कैसे हमको चीज़ों को अप्रोच करना है और कैसे चीज़ों को फेच करके एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करना है। वेयर एज डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कोड लिखना है। क्वेरी ऑप्टिमाइजर आपको खुद बाय खुद वो चीज़ फेच करके डेटाबेस से आपको एज एन आउटपुट दे देगी। चलिए इसको और बेहतर एग्जांपल के साथ समझ। आप पहले स्टेप में डोर ओपन करते हो, उसके दूसरे स्टेप में आप बोलते हो गो टू बॉल, तीसरे स्टेप में आप बोलते हो टेक बॉल बैक टू डोर। या मतलब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। वेयर एज डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताना पड़ता है, आपको सिर्फ क्वेरी लिखना पड़ता है और क्वेरी ऑप्टिमाइजर आपको खुद ब खुद एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। अब चलिए हम समझते हैं एक्चुअली बैकएंड में होता क्या है। जो भी आप कोड लिखते हो उसको हम क्वेरी बोलते हैं। वो क्वेरी डेटाबेस सर्वर में जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क रिक्वेस्ट यानी इंटरनेट के थ्रू। डेटाबेस सर्वर यानी माई सिक्वल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, ओरेकल हो गया, यानी और अदर भी हो सकते हैं। और उसके बाद वहां पे क्वेरी ऑप्टिमाइजर जो भी डेटा है जो हमारे सर्वर के हार्ड डिस्क में स्टोर होता है वहां से वो फेच करके वो डेटाबेस सर्वर को देता है और डेटाबेस सर्वर एज एन आउटपुट वो डेटा आपको प्रोड्यूस कर देता है। अब चलिए हम समझते हैं कि सर्वर होता क्या है। सर्वर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन होता है और ये एक बहुत बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर समझ लीजिए, जो कि हमारे और आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो कि सर्वर के लिए क्लाइंट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। सपोज दैट कि आप कोई भी अपना एप्लीकेशन बनाते हो और वो सर्वर पे होस्ट करते हो, तब जाके सर्वर 24/7 उस एप्लीकेशन को रन करता है और जो भी उसको यूज करना चाहे वो उनको एज एन आउटपुट दे देता है। जैसे गूगल, गूगल भी किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट है और जो भी हम गूगल पे टाइप करते हैं या जो भी हम गूगल पे मंगाना चाहते हैं वो एज एन सर्वर से हमको आता है और हमारे लैपटॉप या मशीन, कोई भी मशीन आप यूज कर रहे हैं, उसको एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। अब चलिए हम समझ गए सर्वर क्या होता है। अब हम डीप डाउन देखते हैं कि एक्चुअली बैकएंड में होता क्या है। यानी जो भी आपका मशीन कुछ भी हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो डेस्कटॉप हो सकता है। जो भी हम क्वेरी लिखते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से डेटाबेस सर्वर पे जाता है। डेटाबेस सर्वर से वो डेटा फेच करता है जो कि सर्वर पे होस्ट है, सर्वर के हार्ड डिस्क पे या एसएसडी में। सर्वर उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी में कन्वर्ट करता है। फ्रॉम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्वेरी का आपको रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके लैपटॉप पे या किसी भी मशीन पे दिखा देता है। अब चलिए हम ये समझ गए कि सीक्वल होता क्या है, उसका बेसिक काम क्या है और बैकएंड में वो कैसे प्रोसेस करता है, ये सब कुछ हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि जो भी हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है और हर एक टेबल अपना खुद का कुछ डेटा स्टोर करता है टेबुलर फॉर्मेट में। हम एक ई कॉमर्स डेटाबेस यूज कर रहे हैं, उसका एक कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कस्टमर का ईमेल है, उसका फ़ोन नंबर है, कस्टमर किस सिटी से बिलोंग करता है उसकी डिटेल है, कस्टमर का स्टेट क्या है, उस सिटी का पिन कोड क्या है और उस कस्टमर ने अपना अकाउंट उस ई कॉमर्स में कब खोला था उसकी डिटेल है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि हर एक कॉलम को हम कॉलम या फील्ड बोलते हैं। हर एक फील्ड एक तरीके का डेटा स्टोर करता है। अगर वो कस्टमर की आईडी स्टोर कर रहा है तो वो सिर्फ कस्टमर की आईडी ही स्टोर करेगा। अगर फोन नंबर नामक कोई कॉलम है तो वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का फोन नंबर ही स्टोर करेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि रो क्या होता है। सीक्वल में हम रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं और एक रिकॉर्ड ये दिखाता है कि कस्टमर का पूरा डिटेल क्या है एक कस्टमर के बारे में या एक एंटिटी के बारे में। जैसे यहाँ पे आरव कुलकर्णी करके एक कस्टमर है, उनका कस्टमर आईडी 2 है, उनका ईमेल आईडी ये है, ये आरव कुलकर्णी का फोन नंबर है। आरव कुलकर्णी पुणे सिटी को बिलोंग करते हैं, उनका स्टेट महाराष्ट्र है और उन्होंने अपना अकाउंट 26 सितंबर 2023 को क्रिएट किया था उस ई कॉमर्स में। अब हर एक टेबल का एक कॉलम जो होता है वो हर एक टेबल का प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो यूनिक होता है और उसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं होते, मतलब कोई भी वैल्यू खाली नहीं जाती है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप बैंक में अपना अकाउंट खोलने गए तो हर एक कस्टमर का अपना यूनिक फोन नंबर और यूनिक आधार कार्ड या पैन कार्ड होगा। उसी तरीके से हर एक टेबल का अपना एक कॉलम होता है जिसमें यूनिक वैल्यूज होते हैं और उनको हम प्राइमरी की बोलते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि माई सिक्वल में एसक्यूएल किस टाइप का लैंग्वेज है। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी
हर एक टेबल का दूसरे टेबल से कुछ ना कुछ रिलेशन है ऑन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कस्टमर टेबल को देख रहे हैं तो आपकी एक कस्टमर आईडी करके एक कॉलम है, जबकि ऑर्डर टेबल में आपका एक ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट टाइम, पेमेंट मेथड, ऑर्डर स्टेटस, शिपिंग सिटी और तमाम अदर कॉलम्स हैं। आप देखेंगे कि जो भी कस्टमर की जानकारी है वो कस्टमर टेबल में है और ऑर्डर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो ऑर्डर टेबल में है। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में भी है और ऑर्डर टेबल में भी है। यानी कस्टमर आईडी कॉलम की वजह से कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल का एक रिलेशन है। जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसकी डिटेल हमको यहाँ मिल जाएगी कि वो किस कस्टमर ने, जिसकी जानकारी यहाँ है, उस कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है, उसका ऑर्डर का डेट क्या है, उसका पेमेंट का मेथड क्या है, क्या उसने कैश ऑन डिलीवरी किया है, यूपीआई किया है, क्रेडिट कार्ड से किया है या डेबिट कार्ड से किया है। उसका ऑर्डर का स्टेटस मिल जाएगा, वो ऑर्डर किस सिटी में जा रहा है उसका भी स्टेटस मिल जाएगा, और उस ऑर्डर का वैल्यू क्या है एज इन रुपीज उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल दोनों में एक रिलेशन है जिसको कस्टमर आईडी से हम जान सकते हैं। अब चलिए, मैंने आपको बताया था कि हर टेबल का अपना एक प्राइमरी की होता है। यहाँ पे कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल का प्राइमरी की है, वेयर एज ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल का प्राइमरी की है। लेकिन कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में फॉरेन की है। यानी एक कॉलम जो कि दूसरे टेबल का है वो प्राइमरी की हो सकता है, दूसरे टेबल में वो एज इन फॉरेन की हो सकता है, जिसके बेसिस पे फॉरेन की और प्राइमरी की के हेल्प से हम दोनों टेबल का रिलेशन बनाते हैं। अब चलिए, आप ये पूछेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट टेबल क्यों बनाते हैं, कस्टमर से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्यों ना हम एक ही टेबल में सारी जानकारी एक साथ रख दें। तो मैं आपको बताता हूं, नहीं, हम ऐसा जनरली नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम डेटा रिडंडेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कस्टमर की डिटेल यहाँ पे है, ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे है, और वो किस प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे है। यानी आपका एक ही टेबल में कस्टमर की भी डिटेल है, ऑर्डर की भी डिटेल है और उस प्रोडक्ट की भी डिटेल है। जितनी बार उस कस्टमर ने जितनी बार भी वो कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर देगा, अगेन इस टेबल में आपको उस कस्टमर से रिलेटेड सारी जानकारी वापस से लिखनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी हो रही है। इसको अवॉइड करने के लिए हम एक टेबल में एक तरीके का डेटा स्टोर करते हैं। इस चीज से हमारा डेटा कंसिस्टेंसी भी होता है और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, और रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रांग रहता है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। और इसी चीज को और इस प्रोसेस से हमारा स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाता है। अब मान लीजिए, जो ये पॉइंट है सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टीम है, जैसे एचआर की टीम, सेल्स की टीम। तो एचआर को सिर्फ और सिर्फ एचआर से रिलेटेड टेबल का एक्सेस मिलेगा और सेल्स टीम को सिर्फ सेल्स से रिलेटेड टेबल का एक्सेस मिलेगा। यानी इससे हमारी सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल काफी इंप्रूव हो जाते हैं। इसलिए ये ऑलवेज एडवाइजेबल है कि हम अपना डेटा एक टेबल में ना रख के डिफरेंट डिफरेंट टेबल में स्टोर करें। तो चलिए आगे समझते हैं कि सीक्वल क्वेरी कितने तरीके की होती है। सबसे पहले होता है डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा डीसीएल जिसको हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और चौथा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी टीसीएल, और पांचवा जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं यानी डीक्यूएल। आगे चल के आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आगे इस पूरी सीरीज में कि कब हम डीसीएल का यूज कर रहे हैं, कब हम डीएमएल का यूज कर रहे हैं, कब डीक्यूएल का यूज कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि एसक्यूएल में डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है varchar, यानी जो टेक्स्ट और स्ट्रिंग से रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है। मान लीजिए आपके पास एक नेम करके कॉलम है जिसमें कस्टमर्स का नेम है, तो उसको हम varchar, और इसमें जितना भी कैरेक्टर आप लिखना चाहें, जैसे आपको सिर्फ कस्टमर का नाम 7 कैरेक्टर तक लिखना है, 10 कैरेक्टर तक लिखना है, तो आप ये पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट में दे सकते हैं। वैसे मैंने varchar 50 रखा है। अगर आप कोई होल नंबर स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कितना क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, तो उसके लिए आपको इंट का यूज होगा। वैसे ही हम कोई डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई कॉलम है जिसमें डेसिमल वैल्यू हो, तो उसके लिए हम फ्लोट का यूज करेंगे।
आप लिख सकते हैं फ्लोट यानी टोटल अप टू कितने प्लेसेस ऑफ नंबर चाहिए, जिसमें अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट है, यानी 5 नंबर का टोटल नंबर का लेंथ है, जिसमें 2 डेसिमल के बाद वाले 2 डिजिट है। वैसे ही न्यूमेरिक जो डेटा टाइप होता है ये काफी एक्यूरेट होता है, यानी हम जो भी सैलरी से रिलेटेड, ऑर्डर वैल्यू से रिलेटेड जो भी हम कॉलम बनाते हैं उसको यूज करते हैं एज ए न्यूमेरिक डेटा टाइप में, यानी इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। ये बिल्कुल फ्लोट की तरह ही है, यानी आप 10 डिजिट तक का नंबर स्टोर कराना चाहते हैं जिसमें 2 प्लेस ऑफ डेसिमल भी है, और इसके लिए हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज करेंगे। अब चलिए एक और डेटा टाइप होता है यानी डेट। आप किसी भी चीज की डेट स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डेट डेटा टाइप का यूज करेंगे। जैसे ऑर्डर डेट एक कॉलम है जो डेट डिफरेंट डेट को स्टोर करता है, तो ये एक डेट नाम का डेटा टाइप है। वैसे ही अगर आप डेट के साथ साथ टाइम भी चाहते हैं तो उसके लिए हमारा डेट टाइम करके एक डेटा टाइप है। अब चलिए हम आगे समझते हैं टेबल की हेल्प से, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन से कॉलम किस तरीके के डेटा टाइप के हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, तो ये तीनों के ही तीनों इंट डेटा टाइप के हैं। जबकि यहाँ पे ऑर्डर डेट टाइम डेट और टाइम दोनों को स्टोर कर रहा है, इस वजह से ये एक डेट टाइम डेटा टाइप का है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यानी ये एक स्ट्रिंग और टेक्स्ट टाइप का है, इसलिए हम ये वेर कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे। यहाँ भी वही है, यहाँ भी टेक्स्ट और स्ट्रिंग है, इसलिए हम वेर कैर का यूज करते हैं। अब चलिए आप ये देखिए कि ऑर्डर टोटल करके एक कॉलम है जिसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट भी है, तो इसका डेटा टाइप न्यूमेरिक होगा, जो कि रुपीज से रिलेटेड है या वैल्यू से रिलेटेड है, हम उसमें न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं। और अगर हमको एक्यूरेसी 100% नहीं चाहिए तो हम फ्लोट डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं। में आपको माई सिक्वल टाइप करना है, और जो पहला आपको लिंक आएगा ना, वेबसाइट आएगी माई सिक्वल, वो माई सिक्वल की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे नीचे आपको जाना है माई सिक्वल कम्युनिटी डाउनलोड्स पे, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद इस पेज पे आपको माई सिक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप 354.3 MB का ये नीचे वाला डाउनलोड करिए, क्योंकि इसमें आपको 32 बिट और 64 बिट दोनों ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो लॉगिन और साइन अप ऑप्शन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ हमें जाना है नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। और अब आपको जहाँ सही लगे वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन करिए, और यस करने के बाद और फिर अब ये इंस्टॉलर शुरू हो गया। तो इस ऑप्शन में हम कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। माई सिक्वल सर्वर पे जाने के बाद हम बगल में आपको प्लस साइन का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लस पे क्लिक करिए, फिर अगेन प्लस पे क्लिक करिए, अगेन प्लस पे क्लिक करिए, और इसको हमको यहाँ ग्रीन हो गया, इधर राइट साइड भेज दीजिए। अगेन एप्लीकेशन में जाना है, माई सिक्वल वर्कबेंच खोलनी है, माई सिक्वल वर्कबेंच को भी आप राइट साइड में भेज दीजिए। जो भी चीज़ आपको प्रोडक्ट टू भी इंस्टॉल ना, तो वो आपको इधर भेज देना है। अब यहाँ फिर वापस से शेल में जाना है, फिर शेल भी सेलेक्ट करिए, उसको भी इधर भेज दीजिए। अब राउटर और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट कर। अब अगेन ये पूछ रहा है पाथ जहाँ पे आपको ये डाउनलोड करना है। तो अब मेरा ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पहले डाउनलोड कर चुका है, मैं उस पर अपग्रेड कर रहा हूँ। आपको फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, और ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ टाइम लगेंगे, जैसे आपको दिखा रहा है कि प्रोग्रेस 99%, 100%। फिर ये माई सिक्वल वर्कबेंच का भी प्रोग्रेस दिखा रहा है, और वैसे ही आपको शेल का भी प्रोग्रेस दिखा रहा होगा। और थोड़ी देर में ये सारे के सारे तीनों ही डाउनलोड हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। चलिए, जब तीनों के तीनों इंस्टॉल हो जाएंगे फिर हमको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको दिखाएगा कि आपका पोर्ट 3306 है, उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पूछेगा आपसे यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन, तो हमको वहाँ पे क्लिक करना है, फिर हमको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे हमको एक पासवर्ड देना है। रिमेंबर, ये पासवर्ड आपको आगे यूज़ होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा।
ठीक है, हमने पासवर्ड दे दिया। चेक कर लेते हैं पासवर्ड। फिर ये चेक हो गया, फिर हमको यहाँ नेक्स्ट करना है। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है उसको वैसे ही रखिए। यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दीजिए, सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर आपको फिनिश कर देना है। फिर आप प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ ये पूछ रहा है, जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे आपका वर्क बेंच खुल जाएगा और शेल खुल जाएगा। चलिए फिनिश करते हैं। तो देखिए ये आपका सेल खुल गया और ये वर्क बेंच खुल गया। अब वर्क बेंच में जैसे ही आपके पास ये कनेक्शन है, ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने जो पासवर्ड उस टाइम पे दिया था, अब आपको ये पासवर्ड यहाँ पे देना है। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ओपन कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे माई सिक्वल वर्कबेंच का इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक नेविगेटर पैन है और ये एक आउटपुट का पैन है, और ये अगर आप ओपन करेंगे तो राइट साइड में एसक्यूएल एडिशंस है, जिसको अब यहाँ पे जो भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, उन पे अगर आप बटन क्लिक करेंगे तो वो अगर ग्रे एरिया हो जाएगा तो वो गायब हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को ये नेविगेटर पैन जो है उसको गायब करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ग्रे हो गया, मतलब कि वो एरिया चला गया। वैसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे का आउटपुट जो एक्शन बटन था वो भी चला गया। तो अब यहाँ हम इसको ऑन कर लेते हैं और आउटपुट को भी ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे स्कीमा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए, जो मैंने आपको दिया था एक मालती गौरी का फाइल जिसका एक्सटेंशन है .sql, वो फाइल आपने डाउनलोड कर लिया होगा। फिर अगर हम इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे एसक्यूएल लिखा है और एक फोल्डर ओपन हो रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद अब आपने जहाँ वो फाइल डाउनलोड किया होगा उस पर जाना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये मालती गौरी .sql है, इसको ओपन कर लेना है और इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देना है। और यहाँ पे जाके यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि एक थंडर का बटन है, थंडर बटन को क्लिक करना है और थोड़ा वेट करना है। आपको आउटपुट में दिख रहा होगा कि ये सारे आउटपुट जनरेट हुए हैं। और अगर आपने इसमें थोड़ा भी चेंजेस किए होंगे ना, इस फाइल में अगर थोड़ा भी कुछ भी चेंजेस किए होंगे या कहीं कुछ गलती से क्लिक हो गया होगा, तो यहाँ पे आपको एरर देने लगेगा। अब अगर आप यहाँ स्कीमा पे जाके रिफ्रेश बटन दिखा रहे हैं ना, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास मालती गौरी करके एक नया डेटाबेस बन गया है। अब चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं। अब इस मालती गौरी डेटाबेस को जब आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा टेबल्स है, व्यू है, स्टोर्ड प्रोसीजर है और फंक्शंस है। टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कस्टमर डेटा टेबल है, ऑर्डर आइटम डेटा टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है और रिटर्न टेबल है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एक ई कॉमर्स का डेटा सेट है। इस डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर है। जैसे कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो कस्टमर्स डेटा टेबल में है। ऑर्डर जो भी हुए हैं प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के, उनकी जानकारी हमारे पास ऑर्डर टेबल डेटा में है। और प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी हमारे प्रोडक्ट्स टेबल में है। और जो भी प्रोडक्ट्स रिटर्न हुए हैं एक बार शिपमेंट होने के बाद, डिलीवरी के बाद, उनकी जानकारी हमारे पास रिटर्न डेटा टेबल में है। अब चलिए, हमने देख लिया था कि हमने एक ई कॉमर्स डेटाबेस क्रिएट किया है मालती गौरी नाम का। वो आप जब नेविगेटर पैन में जाएंगे और स्कीमा अंडर स्कीमा सेक्शन में आपको मालती गौरी करके वो डेटाबेस दिखेगा और नीचे एक डेटाबेस दिखेगा सिस्टम। ये सेल्फ जनरेटेड भी आप माई सिक्वल डाउनलोड करते हैं तो पहले से वो बन के एक डेटाबेस आता है। चलिए मालती गौरी में देखते हैं क्या क्या है। जैसे हम ये प्लस बटन क्लिक करेंगे मालती गौरी के बगल में, हमको टेबल्स मिलेगा, व्यूज मिलेगा, स्टोर्ड प्रोसीजर्स मिलेगा और फंक्शंस मिलेगा। चलिए इस व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस के बारे में हम आगे जानेंगे कि ये क्या है। अब हम उस डेटा बेस में डिफरेंट टेबल कौन से हैं उसको देखने के लिए हमको अगेन टेबल पे क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कस्टमर्स करके एक डेटा टेबल है, ऑर्डर्स करके एक टेबल है, ऑर्डर आइटम करके एक टेबल है, प्रोडक्ट्स करके एक टेबल है और रिटर्न्स करके एक टेबल है। जब आप माउस से होवर करेंगे किसी भी टेबल पे तो आपको तीन बटन ऐसे दिखेंगे, एक आई बटन, एक रेंच टूल करके बटन है और एक टेबल जैसा कुछ बना हुआ है और उसके एक ऊपर थंडर बटन है, थंडर सिंबल है। अगर हम उस टेबल पे और थंडर सिंबल पे क्लिक करते हैं
तो वो टेबल हमको एक नए टैब में खुल जाता है और उस पूरे टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। जैसे ही हम आउटपुट में देखेंगे, एज एन एक्शन आउटपुट में हम देखेंगे कि हमने ये सेलेक्ट किया, ऊपर कुछ क्वेरी लिख के आ गई, वो हम आगे समझेंगे कि वो उसका मतलब क्या होता है। और ये बता रहा है कि मैसेज में टोटल 350 रोज जो है वो हमको रिटर्न हो गए। मतलब इस पूरे टेबल में 350 रोज हैं और ये पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। जैसे कस्टमर का आईडी है जो कि हर एक कस्टमर के लिए यूनिक होता है और यही प्राइमरी की भी है उस टेबल का। और ये फर्स्ट नेम है, कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर का लास्ट नेम, कस्टमर का ईमेल आईडी, उस कस्टमर का फ़ोन नंबर जो भी है वो इस फ़ोन नंबर कॉलम में बिलोंग करता है। कस्टमर किस सिटी से है उसका डिटेल यहाँ सिटी टेबल में, सिटी कॉलम में है। कस्टमर का स्टेट क्या है उसका डिटेल हमको ये स्टेट करके कॉलम में मिल जाता है। उस सिटी का पिन कोड क्या है वो हमको मिल जाएगा और उस कस्टमर ने अपना अकाउंट कब ओपन किया था वो हमको क्रिएटेड डेट में मिल जाएगा। जैसे कोई भी ई कॉमर्स में हम अपना अकाउंट खोलते हैं, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, और उसके लिए वो कुछ डिटेल्स मांगती हैं, जैसे आपका नाम, आपका सिटी, आपका फुल एड्रेस। वो कोई भी ई कॉमर्स कंपनी कस्टमर का डिटेल अपना स्टोर करती हैं। वैसे ही अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहेंगे तो आरव कुलकर्णी करके एक कस्टमर है जिनका कस्टमर आईडी 2 है, उनका ईमेल आईडी ये है, उनका फ़ोन नंबर ये है, वो पुणे सिटी में बिलोंग करते हैं। उनका जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है और ये उस सिटी का पिन कोड है और उन्होंने अपना अकाउंट 26 सितंबर 2023 में ओपन किया था। ऐसे चलिए चलते हैं और ऑर्डर टेबल को देखते हैं। अभी अगेन हमको यहाँ जाना है और टेबल जहाँ पे थंडर सिंबल है उस पर क्लिक करना है, हमको ऑर्डर टेबल खुल जाएगा। अगेन हम देखेंगे कि ये ऑर्डर आईडी है। अगेन इस टेबल की यूनिक आईडी है जो कि हर एक ऑर्डर के लिए यूनिक होती है और इसी को हम प्राइमरी की भी बोल सकते हैं इस ऑर्डर्स टेबल का। फिर हमको किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसकी डिटेल है, उसकी आईडी है। फिर किस टाइम पे उसने ऑर्डर किया है, जैसे एक कस्टमर है जो कि जिनका कस्टमर आईडी 326 है, उन्होंने 9 मार्च 2025 को ऑर्डर किया है और उनका जो पेमेंट मेथड है वो कैश ऑन डिलीवरी है और जो स्टेटस है वो डिलीवर्ड हो गया है, मतलब उनका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया है और वो दिल्ली में रहते हैं। उनका ये पिन कोड है और उनका जो ऑर्डर का वैल्यू है वो है 34,677 रुपीज़ 49 पैसा। तो ये जो ऑर्डर टोटल है वो रुपीज़ में है। अब चलिए हमको अगर प्रोडक्ट टेबल के बारे में जानना है, अगेन हमको यहाँ जाना है, क्लिक करना है और आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट का टैब खुल गया जिसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे फैशन हो गया, ग्रोसरी हो गया, ब्यूटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर उस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है उसकी डिटेल हमको ब्रांड कॉलम में मिल जाएगी। उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है उसकी डिटेल हमको यूनिट प्राइस में मिल जाएगी कि वो प्रोडक्ट कितने रुपए का है। और इज एक्टिव बताता है अगर 1 है तो वो प्रोडक्ट अभी वेबसाइट पे या ऐप पे अवेलेबल है और अगर वो 0 है तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अब चलिए हम इन तीनों टैब को बंद कर देते हैं और चलते हैं अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखने की तरफ। अब फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं सीक्वल के अंदर और हर एक कीवर्ड प्री डिफाइंड होते हैं और हर एक कीवर्ड का अपना खुद का एक मीनिंग होता है। जैसे अगर हमको कस्टमर डेटा टेबल से कुछ भी कॉलम सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमको एक और बात जान लीजिए, सबसे पहले हमको डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस हो सकते हैं और डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं। जब भी हम आगे क्वेरी लिखते हैं तो हमारा जो डिटेल है वो डिफरेंट डेटाबेसेस में हो सकता है और डिफरेंट टेबल्स में हो सकता है। तो जो भी क्वेरी हमको लिखनी है उसके लिए सबसे पहले हमको उस डेटाबेस को सेलेक्ट करना होता है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो हम उस डेटाबेस को डबल क्लिक करें और वो बोल्ड हो जाए। जैसे अगर हम सिस्टम को डबल क्लिक करते हैं ये बोल्ड हो गया, यानी अभी तत्काल में ये हमारा सिस्टम डेटाबेस सेलेक्टेड है। या फिर हम यहाँ जाके एक क्वेरी लिख सकते हैं यूज और फिर उस डेटाबेस का नाम। अब हमारे केस में हमारे डेटाबेस का नाम मालती गौरी है। अब ये हम यूज मालती गौरी लिखते हैं और लास्ट में हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, क्योंकि सीक्वल में जो भी हमने कोड लाइन ऑफ कोड लिखा है उसको टर्मिनेट करने के लिए या फिर उसको क्लोज करने के लिए सेमीकोलन का यूज करना होता है। अब इस लाइन ऑफ कोड को रन करने के लिए या तो हम यहाँ पे जाएं
और इस थंडर बटन पे जहां पे कर्सर है ये बोलता है एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, यानी आपका कर्सर जहां पे भी है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो, उस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक्शन आउटपुट में हमको ये क्वेरी टाइम आएगा और एक्शन आ जाएगा कि हमने ये क्वेरी लिखी है और ये मैसेज बताता है कि 0 रो अफेक्टेड। अब इस केस में हमने कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं किया, हमने सिंपली एक डेटाबेस सेलेक्ट किया है। अब जब हमने अपना एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है तो अब देखते हैं कि हम कस्टमर डेटा टेबल से कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए हमको यहाँ जाना है, सेलेक्ट स्टेटमेंट में कस्टमर का कॉलम नेम डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब उसके बाद हम फ्रॉम अगेन एक क्लॉज है जिसके अंदर हम टेबल का नाम डालेंगे। हमारे केस में टेबल का नाम कस्टमर है। अगेन यहाँ पे कस्टमर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, यहाँ पे हम सेमीकोलन डालेंगे और इसको रन करने के लिए हम अगेन यहाँ पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमको एज एन आउटपुट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उस टेबल से आ गया, यानी उस टेबल से हमने एक ऐसा क्लॉज लिखा है, उस टेबल से ओनली सेलेक्ट करो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और जो भी कस्टमर डेटा टेबल हो या डिफरेंट डेटा टेबल हो या जिस भी डेटा टेबल से हमको वो कॉलम सेलेक्ट करने हैं उसका यूज हम फ्रॉम क्लॉज में करते हैं और उसको हम टर्मिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। हमने जैसे ही इसको रन किया हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल गया और नीचे आप देखेंगे तो मैसेज में टोटल 350 रोज रिटर्न हो गया। मतलब कि हमारे इस टेबल में टोटल 350 रोज हैं और उन रोज के अगेंस्ट हमने सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मंगाया है उस टेबल से। अब चलिए, अगर हमको वो पूरा का पूरा टेबल देखना है तो उसके लिए हमको फिर कौन सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखेंगे, यहाँ हम वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। एस्टेरिस्क एक ऐसा वाइल्ड कार्ड होता है सीक्वल में जिसका मतलब होता है आप उस टेबल से सारी की सारी रोज और सारे के सारे कॉलम को फेच कर दो। अब किससे हमको करना है, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, और यहाँ पे हम अगेन अपना टेबल का नाम दे देंगे और देने के बाद हम यहाँ पे जाके उसको रन कर लेंगे, और या फिर हम उसको यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर इसका एक शॉर्टकट है जिसको कंट्रोल प्लस एंटर बोलते हैं। अगर हमारा कर्सर इधर है हमको सिंपली जाके अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एंटर करना है, और जैसे ही हमने ये कंट्रोल प्लस एंटर दबाया आप देखेंगे कि हमारे पास एक टेबल क्रिएट हुई है एज एन आउटपुट, और उसके अंदर अगेन कस्टमर टेबल से जितने भी रिकॉर्ड थे और जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे हमको मिल गए। अगेन आप अगर एक्शन आउटपुट में देखेंगे तो फिर ये बोलता है कि 350 रोज रिटर्न। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ऑर्डर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है एंड क्रिएटेड एट है। तो इस तरीके से हमने, अगर हमको कुछ ही कॉलम चाहिए तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में या सेलेक्ट क्लॉज में उन कॉलम्स का डिटेल लिखते हैं जो भी उनका नाम है, फिर फ्रॉम में जाके किस टेबल से चाहिए हमको उसका नेम प्रोवाइड करना पड़ता है, या फिर अगर हमको किसी टेबल से सारा का सारा कॉलम और सारा का सारा रो चाहिए तो हम वहां पे सिंपली जाके सेलेक्ट एस्टेरिस्क, जो कि वाइल्ड कार्ड है जिसका मतलब है उस टेबल से सब कुछ फेच करके ले आओ, और फिर फ्रॉम क्लास में टेबल का नाम। अब चलिए देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग अ सीक्वल क्वेरी। तो अगर हमको अगेन कस्टमर डेटा टेबल से या फिर ऑर्डर डेटा टेबल से कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट, जैसे अगर हम अगेन कस्टमर डेटा टेबल से ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ हम फ़ोन डालेंगे और फ्रॉम क्लाउज में जाके हम उस टेबल का नाम डाल देंगे जिसके जो हमारे केस में कस्टमर्स हैं। जैसे ही हम अगेन कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे आप देखेंगे कि हमको उस कस्टमर का फ़ोन नंबर आ गया और आउटपुट में हमको अगेन 350 रोज रिटर्न हो गए, और ये हर एक कस्टमर का फ़ोन नंबर है। तो आप ये जो हमने क्वेरी लिखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन के अंदर भी, सेलेक्ट फोन फ्रॉम कस्टमर, और इसको अब अगर आप रन करेंगे अगेन ये आपको एज एन आउटपुट दे देगा। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि हमको अपना लाइन ब्रेक करके लिखना है। जैसे अगर हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, अच्छा पहले कीवर्ड को पहचानिए। सीक्वल के अंदर कोई भी कीवर्ड होता है वो ब्लू कलर में होता है, रेस्ट जो भी कीवर्ड नहीं होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सीक्वल के अंदर कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होते हैं और सब कीवर्ड का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो यहाँ पे एक सेलेक्ट कीवर्ड है और हमने एक फ़ोन नंबर कॉलम को सेलेक्ट किया है,
फ्रॉम अगेन एक अलग कीवर्ड है जो कि हमको हेल्प करता है कि हमको किस टेबल से डेटा चाहिए वो हम फ्रॉम क्लॉज में लिखते हैं। तो सेलेक्ट और फ्रॉम जो भी होते हैं एक बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी जाती है कि हमको जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसमें जब भी हम कीवर्ड लिखें तो उसको कैपिटल में लिखें, और जो भी कीवर्ड नहीं है जो सीक्वल के कीवर्ड नहीं है उसको हम स्मॉल केस कैरेक्टर में लिखें। लेकिन जो सीक्वल है वो केस इनसेंसिटिव है, मतलब हम अगर ऐसे रन करते हैं इसको ये फिर भी रन हो जाता है। और अगर हम मान लीजिए हम सेलेक्ट में ओनली सेलेक्ट का एस कैपिटल लिखते हैं और सब कुछ स्मॉल लिखते हैं, और अगेन हम जो कॉलम भी सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको भी हम उसका फोन का पी जो है वो कैपिटल लिखते हैं, फिर हम जाते हैं फ्रॉम भी वैसे ही करते हैं, और यहाँ पे हम कस्टमर को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमर्स डेटा टेबल को। अगेन हम यहाँ अगर इसको रन करेंगे देखेंगे कि आपको फिर से आउटपुट मिल जाता है। तो सीक्वल एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होता है, मतलब आप इसको अपर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस में भी लिख सकते हो, मिक्स केस में भी लिख सकते हो। बट आइडियल जो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है वो ये है कि आप अपने कीवर्ड को कैपिटल लेटर में लिखो, और जो भी कीवर्ड नहीं है जैसे टेबल के कंटेंट उनका कॉलम हो गया या फिर कोई भी अलग चीज आप उससे सेलेक्ट करवाना चाहते हो, या फिर आप एक डेटाबेस सेलेक्ट करते हो, या फिर कौन सा आपको टेबल सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज हम स्मॉल केस कैरेक्टर में लिख सकते हैं। बट मैं आपको इंडस्ट्रियल बताता हूं कि आइडली होता क्या है, जो कि इंडस्ट्री में नॉर्म है एक बढ़िया सीक्वल क्वेरी लिखने का। आपको हर एक नए कीवर्ड को, स्टेटमेंट को आपको एक न्यू लाइन में लिखना है। जैसे सेलेक्ट कॉलम का नाम, फ्रॉम आप न्यू लाइन में लिखेंगे, आप एक लाइन में नहीं लिखेंगे। आप चाहे सेलेक्ट को अपर केस में लिखें, लोअर केस में लिखें, कोई इशू नहीं है। हाँ, आपका लाइन ऑफ कोड ऐसा होना चाहिए कि दूसरे इसको पढ़ने से इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, इजीली समझ पाए। यही है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग अ गुड सीक्वल क्वेरी। चलिए, अब तक हम समझ गए कि हमको कॉलम्स कैसे सेलेक्ट करने हैं डिफरेंट डेटा टेबल से। अगर हमको सारे के सारे डिटेल चाहिए तो हम एस्टेरिस्क का यूज़ करके उसके सारे कॉलम और सारे रोज को फेच कर सकते हैं। अगर हमको एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए उस टेबल से तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में उन कॉलम का नाम दे सकते हैं और फ्रॉम में उस टेबल की का नाम दे सकते हैं। इस तरीके से हम लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टेबल से। आगे हमने ये भी देख लिया कि हमको अपना सीक्वल क्वेरी किस तरीके से लिखना है, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट अ सीक्वल क्वेरी। अब चलिए हम अपना सबसे पहला टास्क ले लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क है रिटर्न ऑल द प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल। यानी हमको प्रोडक्ट्स टेबल में जाके प्रोडक्ट नेम का जो भी कॉलम है उससे सारे के सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ले आना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे जाके इसके आउटपुट को कैंसिल कर देता हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट टेबल में कौन कौन से डिफरेंट कॉलम्स हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, एस्टेरिक्स लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। अब प्रोडक्ट्स टेबल में से हम सब कुछ मंगा लेंगे, सब कुछ फेच कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे आपको दिखेगा कि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, ब्रांड है, यूनिट प्राइस है, और वो एक्टिव है कि नहीं वो इज एक्टिव कॉलम से पता चल रहा है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो हम एस्टेरिस्क की जगह प्रोडक्ट नेम का यूज कर लेंगे, और फिर जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नेम का कॉलम मिल गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल एज एन आउटपुट में 120 रोज रिटर्न हो गए हैं। यानी हमारे उस ई कॉमर्स में टोटल 120 प्रोडक्ट हैं और उन सारे प्रोडक्ट का नाम ये है। इस तरीके से हमने अपना पहला टास्क सॉल्व कर लिया। अब चलिए बैकएंड में देखते हैं जो भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये क्वेरी लिखी है सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, इसमें एक्चुअली बैकएंड में होता क्या है। जिस तरीके से हम अपना क्वेरी लिखते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखते हैं फिर फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं, उस तरीके से बैकएंड में क्वेरी रन नहीं होती है। तो होता क्या है, सबसे पहले हमारा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हमारा सीक्वल ऑप्टिमाइजर जाता है और वो ये पता करता है कि हमको कौन से टेबल से कंटेंट फेच करना है। तो सबसे पहले फ्रॉम रन होता है, वो टेबल फेच करता है। उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट में वो चेक करता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कितने कॉलम्स चाहिए। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट नेम दिया है तो वो पूरे टेबल में से सिर्फ और सिर्फ
प्रोडक्ट नेम कॉलम को सेलेक्ट करेगा और वो यहाँ पे एज एन आउटपुट दे देगा। तो हमको पता चल गया कि फ्रॉम क्लॉज पहले रन होता है, सेकेंड रैंक होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट का। अब चलिए हम लिमिट क्लॉज के बारे में समझते हैं। लिमिट क्लॉज अगेन एक कीवर्ड होता है जो कि हमको हेल्प करता है लिमिटेड नंबर ऑफ रोज फेच करने के लिए। जैसे कि हम अगर लिखते हैं सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर्स डेटा टेबल और हम यहाँ पे रन करते हैं, तो आपको दिखेगा कि हमने 350 रोज जनरेट किए हैं और इसमें कस्टमर टेबल में जितने डिटेल थी, जितने कॉलम्स थे एज वेल एज जितने रोज थी, वो सारी की सारी उठ के आ गई। लेकिन व्हाट इफ अगर हमको सिर्फ टॉप 3 या टॉप 5 रोज चाहिए और हमको बस ये समझना है कि उस टेबल में किस तरीके से कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनके डिफरेंट कॉलम्स में कौन कौन सी वैल्यूज जा रही हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लिमिट क्लॉज का यूज कर सकते हैं जो कि फ्रॉम के बाद आता है। यहाँ हमें जाना है, लिमिट लिखना है और लिमिट अगर हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए वो हमको यहाँ देनी होती है। अगर हमको टॉप 3 रोज चाहिए, ये स्टार्टिंग से ही फ्रॉम टॉप से ही 3 रोज सेलेक्ट करेगा टेबल से। अगर हमको टॉप 3 रो चाहिए, अगेन हम इसको कंट्रोल प्लस एंटर से रन करेंगे, आप एज एन आउटपुट में देखेंगे कि हमको टॉप 3 रोज आ गई। अगर हमको टॉप 5 चाहिए, हम अगेन लिमिट पे जाएंगे, इंस्टेड ऑफ 3 हम 5 लिखेंगे, अगेन हम इसको रन करेंगे। जैसे ही हम रन करेंगे अब आप देखेंगे हमारे आउटपुट में टॉप 5 रोज आ गई। यानी सबसे पहले इसने क्या किया, ये कस्टमर डेटा टेबल में गया, उस टेबल को फेच किया, उसमें से इसने सारे के सारे कॉलम को फेच कर लिया। विथ लिमिट क्लॉज इसने वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 क्लॉज को एज एन आउटपुट हमको प्रोड्यूस करके दिया है। अब चलिए इसको देखते हैं कि एक्चुअल में बैकएंड में होता क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप ये समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सीक्वल में भी ये उस लाइन ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करता है। जिस तरीके से हम कोड लिखते हैं टॉप टू बॉटम, एक्चुअल में बैकएंड में उस तरीके का फ्लो नहीं होता है। अगर हम एक बार ये फ्लो समझ जाएंगे तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि एसक्यूएल डेटा फेच कैसे करता है डेटाबेस से। अगर हम ये समझ जाएंगे, आगे हमको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखने को एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते रहेंगे कि कैसे हमको उनको डेटा को फेच करना है। तो चलिए देखते हैं कि बैकएंड में हो क्या रहा है। अब ये फ्रॉम क्लॉज के हेल्प से सबसे पहले हमारा एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर हमारे टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। ये हमारा कस्टमर डेटा टेबल है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है। चलिए इन कॉलम का नाम दे देते हैं। सपोज करके कॉलम का नाम A B C D E और F है। डिफरेंट रोज हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और नीचे मल्टीपल रोज हैं। तो अगर हमने फ्रॉम कस्टमर लिखा है, सबसे पहले एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर जाएगा और वो टेबल सेलेक्ट कर लेगा। अब ये बोलता है सेलेक्ट एवरीथिंग। अगर इन केस, इस केस में हमको अगर सिर्फ 2 कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो हमको क्या होता है, ऑप्टिमाइजर जाता है, इन 2 कॉलम को सेलेक्ट करता है और इसके बाद इन सबको इग्नोर कर देता है। और अगर हमने यहाँ पे लिमिट 5 रखा है, या फिर इन केस सपोज करते हैं कि हमको यहाँ पे हम सिर्फ टॉप 3 रोज को सेलेक्ट करना है, तो ये ऑप्टिमाइजर जाएगा और उसके बाद बाकी सारे रोज को इग्नोर कर देगा और ये हमको एज एन आउटपुट मिल जाता है। तो अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले जाके फ्रॉम से हमारा वो टेबल सेलेक्ट होता है, उसके बाद वो देखता है कि हमको उस टेबल से कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। फिर वो ये देखता है क्या हमको सारा का सारा रो रिटर्न करना है या फिर हमको टॉप 3 या टॉप 5 कोई भी रो रिटर्न करना है। तो फ्लो ये है बैकएंड का। सबसे पहले वो टेबल सेलेक्ट करेगा, उसके बाद वो सेलेक्ट स्टेटमेंट में ये चेक करेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और फिर बाद में कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। बाकी सब वो रिमेनिंग रोज को इग्नोर कर देगा जब हम लिमिट लिखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्कीमा क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट टेबल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, उसको हम डिटेल में समझेंगे। हम ये देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम किसी कॉलम से यूनिक वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।